वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। ओमकारा स्टडी ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको घटना चक्र के अभी एंसेंट हिस्ट्री के पूरा एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक, आप उसको देखिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे, चूँकि बीपीएससी काफ़ी क्लोज है और बीपीएससी में जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और ये इसमें लगभग 20 to 30 या लाइक 25 to 31 35 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स में बेसिकली हम जानते हैं कि कोई सा भी मेजरमेंट और यूनिट्स का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ठीक ठीक 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन सातों में से एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मार देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमको पता है कि लेंथ हम मीटर में देखते हैं, ठीक, फिट में होता है, मीटर में होता है, ठीक है, और सेंटीमीटर में भी लेंथ होता है, ठीक। मास को हम केजी में, टाइम को सेकेंड, इलेक्ट्रिक को एम्पियर, ठीक, टेम्परेचर को केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शायद सीडी कैंडेला में देखते हैं, इसका वो होता है, और इसको हम मोल, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में देखते हैं। इसको हम आगे और भी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आया है उसको हम देखेंगे कि क्या क्या है इसकी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। द टाइम ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, वॉट, पावर को वॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए हमको थोड़ा फास्ट इसको करना है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में घुसेंगे और बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो शायद हमारा जनरल फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको जहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको समझाने लायक होगा, मैं आपको बता दूंगा। बट हमें ये फोकस करना है कि जैसे देखिए ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसको 2 बार पूछा है, एक री एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और प्री में भी पूछा था। यहाँ पर देखिए हमारे पास 65 और 64 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें नॉर्मल ये जानना है जिससे हमें क्वेश्चन बन जाए। तो हमें पता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट होता है, ठीक है। बट मैं आपके लिए 1-2 अगर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है और उसको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बता भी दूंगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाता है हैवली। शॉर्ट सर्किट मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है सपोज, और इसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर की या 100 वोल्ट की, ठीक है। अब अचानक से इसमें पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और ये वायर 5 एम्पियर का है बट करंट आ गया 10 एम्पियर, ठीक। तो ये शॉर्ट सर्किट, ये जल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इंक्रीज होगा, हैविली इंक्रीज होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी यही होगा, हमें इतना घुसना नहीं है, हमें ऊपर ऊपर से जानना है। देखिए असिस्टेंट मेंस में जीके में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, तो हमें पता है कि अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई बढ़ गया और या तो ज़्यादा हैवी पावर हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा पावर दे देंगे तो शॉर्ट सर्किट होना फिक्स है, ठीक। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, सबको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर होता है, ठीक है। यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है कि जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, एसजेड बोलते हैं। और जो जनरली हमारे घरों में जो कितने हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी की लाइटें आती हैं तो 50 हर्ट्ज की आती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि 50 हर्ट्ज जो है स्टैंडर्ड यूनिट होता है। व्हाट इज द मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, अभी आपने ऊपर देखा। बोलोमीटर यूज टू मेजर, बोलोमीटर को किस लिए यूज़ करते हैं, हीट रेडिएशन को नापने के लिए बोलोमीटर का यूज होता है। बेसिकली क्या होता है, ये इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है, ठीक, और ये मेजर करता है हीट एंड रेडिएशन, जो माइक्रोवेव जो एनर्जी होती है और उसकी हीट और रेडिएशन को भी मेजर करता है। बोलोमीटर के 2 काम होते हैं, ठीक। द हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट का हियरिंग रेंज पूछ लिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO में आया था 2022 में, अब ये CDPO में आया है 2022 में, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया है, इसका होता है हियरिंग 48 to 85, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया होगा। तो हमें भी इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना अगर कैट का पूछा है तो कैट का होता है 48 यानी अप्रॉक्स 50, 48 से 85 तक ही होता है इसका, ठीक है। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका है, जिससे रजिस्टिविटी नापते हैं, ठीक है। कभी भी देखना आप रजिस्टिविटी नापने के लिए ओम मीटर का यूज होते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू होता है ρ = RA/L, ये लेंथ हो जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है, ये करंट क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हो जाती है रजिस्टिविटी, रो को डिनोट करते हैं, ठीक। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ क्या है, ये डिस्टेंस है, आपको पता है 3 × 10⁸ ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ना, ये उसको डोनेट करता है, ठीक। सॉरी ये लाइट ईयर डिस्टेंस का है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करता है, इसका है 9.46 × 10⁻13 मीटर। मैंने वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बता दी थी, 3 × 10⁸ होता है जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक। तो हमें ये जानना है कि लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस की यूनिट, इसकी यूनिट होती है डिस्टेंस, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है। और देखिए द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर, और इसको बोल सकते हैं 0.1 नैनोमीटर, ठीक। तो ये इसकी यूनिट होती है। 1 जेप्टो इज इक्वल टू, अच्छा ये जो कन्वर्जन है ना जेप्टो का और इसका, ये बड़ा पूछ लेता है और बहुत ईजी होता है, इसको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 जेप्टो इज इक्वल टू 10⁻21
की वैल्यू होती है, मीटर में आता है ये, 1 जेप्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻21 मीटर। ठीक, 1 फेरोमीटर मैंने आपको बताया, जेप्टो फेरो ये सब पूछता रहता है, तो 1 फेरोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻13 15 मीटर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमको याद करना पड़ेगा, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये 1 फेरोमीटर की वैल्यू पूछ रहा है तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगर 1 जेप्टोमीटर की वैल्यू पूछ रहा है तो 10⁻21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रटना पड़ेगा। इसका कोई कन्वर्जन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कन्वर्जन समझने की जरूरत है, बस आप उसको याद कर लीजिए। वाई माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन के बराबर होता है 1/1000 mm। ठीक है, 1/1000 mm होता है। 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻6 मीटर। ठीक, अब माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर एज। अब अभी ये मीटर, अभी एमएम में पूछा था, आप सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 10⁻4 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमको याद कर लेना है। ठीक है, अगर हमको एक वैल्यू याद हो गई, अगर मीटर में याद हो गई, तो हम उसको सेंटीमीटर में, एमएम में, हर चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 45 बीपीएससी 2001 बहुत इजी क्वेश्चन है, और पूछ लेता है, इजी भी पूछ लेता है और टफ भी पूछ लेता है। 1 पिकोमीटर, पिकोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻12। तो एक कन्वर्जन है इसका, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम कितना होता है, 1 फेम्टोग्राम कितना होता है, 1 मिलीग्राम कितना होता है, 1 नैनोग्राम कितना होता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच, लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक, अभी ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ये लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए कितना फेवरेट क्वेश्चन है उसका, री एग्जाम में भी पूछा था, फिर 2022 में भी पूछा था, 2020 में 2 बार पूछ चुका है प्री में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AAO 2022 में वापस से पूछा इसको कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का होता है, आपको ऊपर बताया था। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसको पास्कल बोलते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर। इंटरनेशनल एसआई यूनिट इसको बोलता है। ठीक है, और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बोलते हैं इसको। इट इज द नेम आफ्टर द साइंटिस्ट Blaise Pascal। 1 Pascal इक्वलेंट टू द 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए 1 पास्कल, ठीक है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसकी यूनिट होती है। हमें बस ये जानना है कि ये यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था 1 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसमें से नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऊपर है कि केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, इसमें से किसके पास यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर और स्केलर की मैं बता दूँ कि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, इसको वेक्टर बोलते हैं। और जिसका डायरेक्शन नहीं हो, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो उसको स्केलर बोलते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन जिसका है उसको वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन नहीं है उसको स्केलर। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड ऑन द अदर हैंड। अ वेक्टर क्वांटिटी इज द डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों होता है उसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब हम देखते हैं मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। इसके भी हम क्वेश्चन ही देखेंगे। बेसिकली हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है। एग्जाम्स एकदम सर पे हैं, 26 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, तो मे भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑन रेनी डे, बारिश के दिन क्या होता है हम देखते हैं। ये हमारे बीपीएससी स्कूल टीचर 6 to 8 में आया है, 2023 का क्वेश्चन है। अब बारिश के दिन होता क्या है, हमें क्या करके ऑप्शन पढ़ेंगे। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर सो आइडेंटिकल रीडिंग, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर सो लोअर रीडिंग देन द वेट बल्ब थर्मोमीटर, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर सो हायर रीडिंग देन द वेट थर्मो। अच्छा, तो जो ड्राई बल्ब है वो ज़्यादा रीडिंग देगा। ठीक है, जो गीला रहेगा वो कम रीडिंग देगा। ठीक है, रेनी डे में जब बारिश से गीला जाता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट एक बार देख लेते हैं कि क्या है, मतलब आप लोग को भी एक बार क्लियर हो जाएगा। द ड्राई बल्ब एंड द वेट बल्ब एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ह्यूमिड एयर। ठीक है, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर यूजुअली रिफर्ड एज द एयर टेम्परेचर इन द एयर properly that the most commonly used. When the people put the temperature of the air, they are normally referring to its dry bulb temperature. ठीक है, the dry bulb temperature refers basically to the ambient air temperature. It is called the dry bulb because air temperature is indicated by the thermometer, not affected by the moisture of the air. तो जो dry bulb होता है ना, वो जो moisture air में प्रेजेंट होता है उससे affect नहीं होता और वो एग्जैक्ट बताता है। ठीक है, on the rainy day the dry bulb thermometer so high reading than the wet। जब ये रेनी सीजन में क्या होता है, जब मॉइस्चर उस पर आता है, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई रीडिंग शो करने लगता है, ड्राई बल्ब। ठीक है, और जो वेट होता है, वो होता है वो कम रीडिंग शो करेगा। अ न्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड। अभी देखिए, ये जीएस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, बट हमें ये याद रखना है कि ये 2014 में बनाया गया था और ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एमीटर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, वोल्टमीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए। ठीक है,
पोटेंशियोमीटर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानने के लिए होता है, ठीक। गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं जानने के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी है। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है इस मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन को, जैसे आपने देखा होगा कि मीटर लगा के चेक करते हैं कितना एम्पीयर करंट जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो मेजर किया जाता है, ओम मीटर जो होता है, कभी भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि दुकान वाला लगाता है पिन और फिर वो देखता है कि कितनी रजिस्टिविटी है आपके वायर में और करंट क्यों नहीं पास हो रहा है, तो वो होता है, उसको ओम मीटर बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, ग्रेट हार्बर वेव। तो इसका मर्कैली होता है, मर्कैली स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करने में के लिए यूज किया जाता है। हॉट वायर एमीटर आर यूज टू मेजर, हॉट वायर एमीटर किस लिए यूज किया जाता है? बहुत एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। करंट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए कौन सा होता है? तो देखिए वोल्टमीटर तो करते ही हैं, पोटेंशियोमीटर भी करते हैं, गैल्वेनोमीटर तो करंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोर देन 1 और एबव आ जाएगा, ठीक। अब देखिए वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक। पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजरिंग द अननोन वोल्टेज ऑफ कंपेयरिंग, बट ये तो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर इसका जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इसलिए ऑप्शन डी है। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? एमीटर होता है, तो ईजी है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक। आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं हम, और ऐसा देखिए एक पूरा लिस्ट है कि किस मीटर से क्या मेजर करते हैं, ठीक है। वो लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस लिस्ट को आपके सामने रखूंगा, उसको आपको याद करना है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर का यूज होता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से स्केल का यूज करते हैं, कौन से मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा करते हैं, तो इस हिसाब से देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रोमीटर हो गया, ठीक। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईई इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ ब्रेन की मैपिंग के लिए काम आता है ईई। इसको यूज़ किया जाता है ब्रेन, अगर आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत होती है तो उसमें जो ब्रेन में भी जो इलेक्ट्रिक करंट पासेज होते हैं, जो उसमें मतलब वो जो सिग्नल देता है उसको ये मेजर करता है कि कहीं उसमें कुछ खराबी तो नहीं आई है। फॉर अ सैटेलाइट escape velocity is 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एंगल ऑफ 60 विद द वर्टिकल, देन द escape velocity बेसिकली क्या होगा इसका? 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से जाएगा। escape velocity इज नॉट एन एक्चुअल वेलोसिटी एट ऑल, इट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया वेक्टर और स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो सो इट्स वैल्यू रिमेन अनचेंज एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे आप उसको करोगे तो जो इसके वेलोसिटी होगा उसका सेम होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। अब हम नेक्स्ट करते हैं मैकेनिक्स। मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी। इसमें बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स की बात करिए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करके पूछा जा रहा है। व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अवागाड्रो लॉ होता है, अवागाड्रो लॉ के थ्रू ये देखते हैं हम। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द आइडियल गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन द सेम वॉल्यूम, ये अवागाड्रो लॉ बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ अ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर द होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल्स, दिस इनेबल द गोलकीपर टू। अच्छा, आपको कभी भी देखिएगा कि आप कभी भी कोई कैच ले रहे हैं तो आप अपने हाथ को पीछे करते हैं, क्योंकि जो उसका फोर्स है ना उसको आप रिड्यूस करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आप कुछ भी कैच करते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे करते हैं। तो ये बोल रहा है कि गोलकीपर जब बॉल पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे करता है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको होल्ड करता है आफ्टर द बॉल शूट, ठीक। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें इस पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, exert the large force on the ball, ठीक। increase the force exerted by the ball on the hand more than one of the above। अब देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही परफेक्ट लग रहा है कि डिक्रीज करता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। कोई एक मोमेंटम से बॉल आ रही है आपके पास, ठीक है, ये है, ये बॉल है, ये बहुत स्पीड से आ रही है, ठीक। अब आप इसको यहीं पे रोक कैच करोगे, यहीं पे पकड़ोगे तो ये एक ना फुल मोमेंटम से आपको हिट करेगी, ठीक है, और फिर इससे आपको ना इंजरी होने के और इससे आपको ज़्यादा एक फोर्स से बॉल आपके हाथ में आएगी और आपको चोट भी लग सकता है। बट आप इसके मोमेंटम को ही चेंज कर दिया, ठीक है, आपने डिक्रीज कर दिया इसके मोमेंटम को। यहाँ पे आए बॉल आपने रोका, पीछे ले लिया हाथ को, ठीक है, मोमेंटम चेंज हो गया, इस वजह से आपको चोट नहीं आती है, ठीक। अभी इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया है वही है इसमें लिखा हुआ। हम थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। When a stone is brought from the surface of the moon to the earth, then क्या होगा? Its weight will change, but mass will not। अच्छा, वेट और मास में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे मास और वेट में क्या अंतर है। वेट वो होता है जो हमारे बॉडी पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और उसके बाद जो हम मेजर करते हैं वो वेट होता है। मास हर जगह सेम होता है, बट वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी क्या आपकी बॉडी पर अप्लाई हो रही है। तो अगर मून से कोई हम स्टोन लेकर आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसका मास, तो सपोज मास कुछ है, समथिंग एक्स है, ठीक है, बट वहाँ पे ग्रेविटी अलग है तो उसका वेट वाई हो गया, ठीक।
अब इसको हम लेकर आए अर्थ पे, ठीक, अर्थ पे ले आए, बट अर्थ पे मास चेंज नहीं होगा, मास एक्स ही रहेगा, बट ये जो वेट होगा ना वाई की जगह पर जेड हो सकता है, तो मास चेंज नहीं होता और ग्रेविटी चेंज हो जाता है, वो वेट चेंज हो जाता है, बिकॉज ग्रेविटी डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, दैट्स वाई मास चेंज नहीं होता और ग्रेविटी वेट चेंज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वेक्टर क्वांटिटी? वॉल्यूम, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर और स्केलर में मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। बस इतना ही आप याद रखेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये देखिए 2001 में पूछा गया बीपीएससी के, और ये 2004 में पूछा गया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपको पता है तो आप इजीली कर जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? मैंने आपको बताया वेक्टर और स्केलर बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब तो हमें ये याद रखना पड़ेगा और हमें ये लिटरली याद रखना पड़ेगा कि क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें पूछा नॉट वेक्टर क्वांटिटी, यानी वो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, जिसमें बस वो हो डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो ये स्पीड की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द स्केलर क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी दैट ओनली मैग्नीट्यूड, वेयर एज द वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है, मैंने बताया। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क और फोर्स, बिकॉज क्यों कि फोर्स को भी डायरेक्शन बताना पड़ता है कि फॉरवर्ड लग रहा है या बैकवर्ड लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो आप, फॉरवर्ड कर रहे हो या बैकवर्ड कर रहे हो, डायरेक्शन है इसमें। वेलोसिटी मतलब स्पीड, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप स्ट्रेट सामने जा रहे हो या बैक साइड में जा रहे हो, ठीक है, अपोजिट जा रहे हो किसी के। और टॉर्क और फोर्स, फोर्स भी लगाते हैं तो हम किधर अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। दैट्स वाई इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? प्रेशर है, मैंने आपको बताया, ये हमें याद करना पड़ेगा। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को तो याद ही रखना पड़ेगा। करंट डेंसिटी की बात है, करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा मतलब डायरेक्शन देखना पड़ता है कि करंट का फ्लो किधर है, ठीक है। अब देखिए करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है बेटा? इट प्रोडक्ट ऑफ चेंज डेंसिटी एंड वेलोसिटी, ठीक है। और सडन राइज इन द बैरोमीटर हाइट इंडिकेट क्या करेगा? एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है तो एक्सट्रीमली जो बहुत ज़्यादा बैरोमीटर पे हाई रीडिंग आएगी, ठीक है, सडन हाई हो जाएगा बिकॉज एक्सट्रीम ड्राई वेदर की वजह से, ठीक। जब एयर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक। और जब बैरोमीटर फॉल कर रहा है मतलब एयर प्रेशर कम हो रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इज क्या होता है? ये 1 सेकेंड होता है, ठीक। द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कवर द वन ऑसिलेशन। मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है। अब ये यहाँ गया और ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो एक वन ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है, ठीक है, वो 1 सेकेंड है, ठीक। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी? किससे करते हैं? एक्सेलरेशन आई थिंक होगा, मास, सॉरी, मास से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज product of mass and velocity of an object. Its direction is the same as that the velocity. The SI unit of the momentum is the kilogram meter per second square, ठीक है। और मोमेंटम को बोलते हैं इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और मास हो जाएगा मोमेंटम अपन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मास है। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन फाइंड करने का करेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो ये ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, ये इसका फाइनल फार्मूला है। द फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है? एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब ही क्या है कि अगर कोई बॉडी है 50 किलो की, ठीक है, तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर हमको ये जानना है तो उसका मास, जो मास है, वेट की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है। मान लो 50 kg का है और एक्सेलरेशन फोर्स उस पर लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा मेरा ये सब पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इजीली बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, ठीक है, किसका? रोलिंग फ्रिक्शन में करता है। बेयरिंग का काम क्या है? ये बेयरिंग है, ठीक है, ये रहता है, यहाँ पे छर्रे लगे रहते हैं, ठीक, और इसको ग्रीस से पूरा कवर किया रहता है, ये रोटेट करता है, ठीक, इसका काम ही है रोल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व द फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक टू हीट, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेकर्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ठीक, आर्चरी, स्पेस रॉकेट, वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो मोर देन वन करेक्ट है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम एरो को पीछे से पुल करते हैं, ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम जितना फोर्स से खींचेंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स से जाएगा, ठीक। तो व्हेन द एरो पुल बैक दैट इन द एक्शन द रिएक्शन इज द एरो स्प्रिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द स्प्रिंग फोर्स। अब जितने तेजी से खींचेंगे उतनी तेजी से रिटेलेट करके जाएगा। सपोज ये एरो है, ये एरो है, ये आपने वो लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक, अब आप इसको खींच रहे हो, सपोज ये यहाँ आ गया, ठीक। अब ये उसी फोर्स से निकलेगा ना, ठीक, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, ठीक। रॉकेट में भी सेम है। अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, नीचे प्रेशर बनता है, ऊपर जाता है, और रॉकेट इंजन प्रोड्यूस द थ्रस्ट, ठीक, थ्रू द एक्शन एंड रिएक्शन,
जितना मतलब जितना आप एक्शन दोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जाएगा उसमें, ठीक है। द इंजन प्रोड्यूस द हॉट एग्जॉस्ट गैसेज एंड द फ्लो टू द बैक टू द इंजन। इन रिएक्शन द थ्रस्टिंग फोर्स इज प्रोड्यूस द अपोजिट रिएक्शन, और फिर जितना नीचे से प्रेशर लगाता है ऊपर भगता है वो। द रॉकेट एंड आर्चरी वर्क ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवेंचुएटर वर्क ऑन द बर्नौली, ये तो नहीं है, तो इसलिए इसका जो है आर्चरी और स्पेस दोनों है, इस वजह से मोर देन वन करेक्ट है। लेंस लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ चार्ज, ठीक, लेंस लॉ में है। और लेंस लॉ वॉज गिवन विद द जर्मन साइंटिस्ट एमिल लेंज, 1834 में दिया था। द लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पर है। अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस करेंट इन अ सर्किट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो अब हम आते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, इसको हम देखते हैं। इफ अ फीदर एंड अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग द फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन द वैक्यूम, जब वैक्यूम में हम किसी भी चीज़ को फॉल करेंगे, अगर वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ये सारे बॉल हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेविटी जी नहीं काम कर रहा है, तो ये सब एक टाइम पे ही नीचे गिरेंगे, ठीक है, ठीक। इसमें वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग टाइम पे गिरेगा, ठीक है। बट अगर ग्रेविटी वर्क कर रही है तो जिसका मास ज़्यादा है, जब मास मान लीजिए 1 kg है, ठीक, 1 kg, अब ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक, तो इसका जो इस पर जो फोर्स लगेगा 1 × 10, ठीक। अब यहीं 2 है तो 2 × 10, अगर 3 है तो 3 × 10, तो जो 30 वाला है वो पहले गिरेगा और जो 1 kg वो बाद में गिरेगा। तो ऑल 3 आर रीच्ड ग्राउंड एट द सेम टाइम। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी चेंज नहीं होती है। द सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज व्हेन द रॉकेट कम्स डाउन, जब नीचे आएगा तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है ये जो टाइम पीरियड है ये कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सेलेरेशन में चेंज आएगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। बाकी इसके फॉर्मूले उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, क्या इसमें रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी ऑलवेज सेम रहेगी, ठीक है। मास प्लस स्पीड जो है ये ऑलवेज इसके कांस्टेंट रहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू द कांस्टेंट स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एज अ मास एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मास और स्पीड नहीं बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इफ द स्प्रिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है ना। मान लो ये है छोटा लेंथ का, आपने पेंडुलम ले लिया, ठीक, अब ये जल्दी जल्दी जाएगा, मतलब यहाँ, ठीक है, अब ये इसका लेंथ कम है तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक। अब सपोज इसी से बड़ा ले लिया आपने तो इसका लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ तक ऑसिलेट करेगा, ठीक, हाँ, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। ये रहा ना लेंथ, ये तो सेम है, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, T = 2 पाई L/G, ये सेम है, G तो सेम रहेगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हमको ये फाइंड करना है, यानी लेंथ अगर हम वेरी करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यू आर स्टैंडिंग इन एलिवेटर, द फोर्स एग्जस्टेड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर विल 0 व्हेन द लिफ्ट कम डाउन, जब लिफ्ट नीचे आता है तो आप देखते होंगे आपकी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि आप अंदर खड़े हैं, लिफ्ट आ रहा है तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर लाइट फील करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है विल 0 व्हेन द लिफ्ट कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन 9.5 इनवर्स। ग्रेविटी को 10 हम एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस रफ्तार से हमें नीचे अट्रैक्ट करता है अर्थ, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा वेट 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइल गोइंग डाउन फ्रॉम द लिफ्ट द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देयर इज नो प्रेशर ऑन द पर्सन ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, सो द फोर्स एक्टिंग बाय द हिम द फ्लोर दैट विल बी 0। मतलब आप ये लिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, समझो ये आप हो, ठीक। अब ये जी एक्सेलरेशन इसका है 9.8, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, आप थोड़े हवा में रहोगे ना भाई, थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब आपको फील नहीं होता आपका वेट, आपको कभी देखते हो कि ऊपर जा रहा है तो फोर्स लगता है क्योंकि आपकी भी वेट लग रहा है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपका वेट उस पर रहता है, बट आप ग्रेविटी के साथ ही गिर रहे हो तो आपका वेट 0 हो जाता है, ऐसा फील होता है, लाइट फील। द बस इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ एंड टेक शार्प टर्न टू द राइट साइड सडनली, एक बस है, ठीक, ये सडनली राइट टर्न ले लेता है बहुत शार्प, ठीक है, यहाँ चलता रहा है, एकदम राइट ले लिया। द पैसेंजर इन द बस विल किधर जाएंगे, बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, इधर जाएंगे तो आप इधर मूव करेंगे क्योंकि आपका बॉडी इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है बॉडी अपने आप को, मतलब आप इधर मूव कर रहे हो तो आपकी बॉडी उधर जाएगी, ठीक है। अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन द अर्थ एट स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा करता है क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब देखिए आप लेटे हैं, ठीक, ये अर्थ है, ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आपकी बॉडी फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, ठीक। अब आपके यहाँ पर मान लीजिए आपकी बॉडी वेट है, मास है 10, फोर्स लगा रहे हो आप जी × 10, तो आपका हो गया 100 न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू 10 लेते हैं हम,
एक्सेलरेशन 9.8 ऊपर लिए थे, कांस्टेंट देख रहे थे, ये कांस्टेंट ग्रेविटी का जो फोर्स होता है 10 होता है, ठीक। यहाँ पर हमने ले लिया। अब एरिया तो आपने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आप वहीं खड़े हो, ठीक है, आपका एरिया कितना ले रहा है, ये 2 पंजे ही ले रहे हैं, ठीक। एरिया बहुत कम है लेटने के हिसाब से, बट आपकी बॉडी का फोर्स जो है वो उतना ही है, 10 × 10 100 न्यूटन, ठीक है। और एरिया कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता दिया कि प्रेशर जो होता है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना है तो आपको एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे आ गए हम। द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट मैटर इन द फिजिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको भैया, प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन द फिजिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा स्टडी बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं। और ये AA में आया है 2022 में। आप देखिए इसको थोड़ा एक बार पढ़ते हैं क्या होता है, प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है ये देखते हैं। प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 तो होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक इनके बीच का थोड़ा सा लिबलिबा जेली टाइप का। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन। द मोस्ट अबंडेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मैटर ऑफ यूनिवर्स, मोस्टली स्टेट इन इंक्लूडिंग सन के अंदर जो प्लाज्मा होता है, बट ऑल्सो डोमिनेटिंग द रेयर फाइट इंट्रा क्लस्टर्स मीडियम एंड द intergalactic mediums. The plasma can be artificially generated, for example, by heating the natural gas or substance. अरे यार सिंपल सा है ना, जो सन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस करता है ना वो ये, यहाँ पर बहुत सारा केमिकल वो होता है, रिएक्शन होता है, यहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है बहुत सारा, ठीक है। इसलिए सन का एग्जाम्पल दे रहा है और उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं, जिसको अभी नया नाम पढ़ने की कोशिश करें। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल बनता है। मान लो यहाँ पे बारिश हो रही है, नीचे यहाँ ग्रेविटी तो फोर्स लगी रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से जो है सरफेस टेंशन की वजह से वो राउंड ड्रॉपलेट हो जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास के से जब पास होता है तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, ठीक है। वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸, ठीक। सो अब देखते हैं, व्हेन अ फिल्म ऑफ सोप अपीयर ऑन द वाटर ड्यूरिंग द रे, इट्स सो ब्यूटीफुल कलर, द रीजन ऑफ दिस फिनोमेना इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट पास हो रहा है, रेनबो बनने लगता है, या फिर बहुत सारे 7 कलर्स दिखने लगते हैं, ठीक है, तो वो लाइट के इंटरफेरेंस होता है। During the day, the film of soap on the water appears beautiful, many colors due to the interference of light. वही many colors मतलब वो रेनबो टाइप का कुछ बन जाता है। A piece of ice cream is floating in a beaker containing the water up to its brim when the whole ice cream melt, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। अच्छा, कभी आपको पता है कि अगर कोई आइस है, ठीक है, ये मेल्ट होगा ना, तो ऐसा नहीं कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा, वो द पीस ऑफ फ्लोटिंग बीकर इज फुल ऑफ वाटर, डिस्प्लेस वाटर इक्वल इट्स वॉल्यूम, पहले वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, फिर वो जब मेल्ट होगा ना तो एज इट इज रहेगा, उसका वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक। द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फॉलोइंग इज, हनी का सबसे ज़्यादा विस्कस होता है हनी, ठीक है। अब विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी इज द मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो, मतलब अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो करने में उसको कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, वो कितना रेजिस्टिविटी शो कर रहा है, जैसे थिकनेस है तो बहुत स्लो फ्लो हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो विस्कोसिटी होती है वो हनी की सबसे ज़्यादा होती है। पानी बहुत तेज फ्लो करता है, ठीक है, एयर उससे तेज करता है, ब्लड पानी से थोड़ा स्लो करता है, बट हनी इन तीनों चारों ऑप्शन में से सबसे स्लो करता है, ठीक है। द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, आइंस्टीन ने बोला था E = mc² था उनका, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है पानी का, ठीक है। चलिए, द मास ऑफ एनी सबस्टेंस व्हाइल हीटिंग रिमेन द सेम, हाउएवर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक। Thus, its density decreases, but the water exhibit an anomalous expansion on the cooling and the contraction on heating. गर्म करने पे contract होने लगता है with a specific range of temperature. When the water at 0 degree Celsius is heated, it observes that its contract हो जाता है between 0 to 4. Its volume decreases, volume कम हो जाता है, thus the density increases. जब volume decrease होगा तो density उसके opposite होता है, वो increase हो जाएगा, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा होता है, और डेंसिटी मैक्सिमम, हेंस द डेंसिटी इज मैक्सिमम, मिनिमम होता है 4 पे, पता है जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो आप ये समझ लीजिए ना कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, 4 डिग्री पे सबसे मिनिमम वॉल्यूम होता है तो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगा, ठीक। व्हेन द लाइट इंटर द ग्लास फ्रॉम एयर, इट्स वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, रेयर से डेंसर में जाता है, हल्के से भारी में जाता है, ठीक, तो वेवलेंथ उसका डिक्रीज होगा। ये असिस्टेंट्स में आया, बीपीएससी असिस्टेंट मेंस के जीके के पेपर में आया, पेपर 2 में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है, ठीक। अब लाइट यहाँ से आया
अब लाइट आया तो लाइट को ऐसे ही इधर चली जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है ना, तो उसकी जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप कभी भी समझ लीजिए कि रेयर से डेंसर में आएगा तो उसका एंगल कम हो जाएगा, ठीक। विच टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत पूछता है, इसको मार्क कर लो। A person is standing in front of a mirror find his image bigger than himself. This implies that the mirror is concave mirror है, ठीक है, concave mirror बड़ा दिखाता है पर्सन को, तो पर्सन कैन गेट हिज इमेज बिगर देन हिमसेल्फ, ठीक है। और बार्बर शॉप टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर लगाए जाते हैं, बिकॉज पैरेलल क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप देखोगे कि बैक साइड की जो आपके वो हेयर स्टाइल देखना रहता है तो उसको एकदम पैरेलली सेट करना पड़ता है, ठीक है। द अपोजिट वॉल ऑफ द बार्बर शॉप कवर्ड बाय द प्लेन मिरर प्लेस द पैरेलल टू ईच अदर सो द इन्फिनाइट इमेज, बहुत सारी इमेज फ्रंट एंड बैक का फॉर्म होता है। द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर में आपका विजुअल होता है। देखिए 2 बार पूछा हुआ, 53rd एंड 55th में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मान लीजिए कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। व्हेन द सॉप बबल इज चार्ज इट्स रेडिएट इंक्रीज, जब चार्ज उस पर हम अप्लाई करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ 39 आर्मस्ट्रॉन से 7600 आर्मस्ट्रॉन से होता है, ठीक है। 63 बीपीएससी 2017 में पूछा है कि जब वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ 3900 टू 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टेड वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इसका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टेड वेवलेंथ, तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। इन द बिग शोरूम एंड द डिपार्टमेंटल स्टोर द विजिलेंस मिरर इज यूज टू कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है विजिलेंस, मतलब जो जासूसी टाइप का देखने के लिए जो मिरर लगाए रहते हैं शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ठीक है। द कॉन्वेक्स मिरर इज अ कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिव सर्फेस ब्लज आउट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स एंड द इनर सर्फेस इज पॉलिश। तो कॉन्केव मिरर शो अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ज़्यादा लंबा दिखाता है, अगर आप मतलब जैसे कि कोई बड़ा स्टोर है तो उसमें कोई चोरी वोरी ना हो, उनको ज़्यादा एरिया कवर करना रहता है, दैट्स वाई ये मिरर यूज होता है विजिलेंस के लिए, ठीक है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ कॉन्केव मिरर का यूज करके मायोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन अ मायोपिया द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ठीक। सो डाइवर्सिंग लेंस इज यूज टू शिफ्ट द इमेज टू द रेटिना, दैट्स वाई मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव मिरर। सुटेबल पावर, जो भी पावर लगेगा उस हिसाब से, ठीक है। द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असिस्टेंट के मेंस में पूछा गया जीके में। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू व्हीकल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्टेड इमेज, बताता है अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू दे कैन बी कर्व टूवर्ड। अच्छा, छोटा सा इमेज होता है बट आपको ज़्यादा एरिया ये कवर दिखाता है, इरेक्टेड दिखाता है, आपको इमेज पास में दिखाएगा, मतलब दूर दिखाएगा थोड़ा, और वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। द मिरर इज ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट जनरली डाइवर्स द बीम लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अ फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है फोकल लेंथ, ठीक है। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक, तो लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल दोनों टाइप के होते हैं, ठीक। वे टाइप्स ऑफ वेव आर लाइट वेव, किस टाइप का वेव जो होता है वो लाइट वेव होता है, तो ट्रांस वेव जो होता है उसको लाइट वेव कहते हैं, ठीक। बाय द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज ऑल्सो द ट्रांस वेव वेदर द movement of the particular of the propagation of the wave. Which of the following photoelectric device is more suitable for the digital application? तो फोटोवोल्टिक सेल होता है जो सुटेबल होता है फॉर डिजिटल एप्लीकेशन के लिए। हमको पता है फोटोवोल्टिक सेल के बारे में, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में देखिए फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, ये सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये फोटोवोल्टिक सेल का काम होता है। सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। सोलर सेल की बात हो रही थी, फोटोवोल्टिक सेल। वी ऑब्टेन द हाईएस्ट आउटपुट एनर्जी ड्यूरिंग द नून व्हेन द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, बिकॉज क्यों होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन मैक्सिमम व्हेन द सन रेज आर फॉलिंग द वर्टिकली। ये तो बहुत ईजी है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सबको पता है कि अगर ये सन है और ये प्लेटें लगी हैं सोलर की, तो सबसे ज़्यादा तभी होगा ना जब इस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेंगी और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली लाइट पड़ेंगी, ठीक, मतलब जब सन अपने एकदम पीक पे हो, ठीक, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा। A boy stands 30 centimeter distance in front of a mirror. He see his direct image whose height is 1/5 of his actual height. The mirror does use convex, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नियरली, मैंने आपको बताया कि सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, पहले भी बताया था। तो ये यूज होता है E = mc² में मास, और mc² में जो होता है एनर्जी की वैल्यू पता करना है तो आपको ये जो सी की वैल्यू यही यूज करनी रहती है, ठीक है।
द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली कितना लेता है, ठीक है, तो ये 8.5 मिनट लेता है सन से अर्थ तक आने के लिए, 499 सेकेंड। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ रीच 8 मिनट। देखिए रिपीट किया गया क्वेश्चन 2019 में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम में जाए मीडियम फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स इंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। क्या नहीं चेंज होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता। अभी बता रहे एक मीडियम से, सपोज ये मीडियम है, ये रेयर है या डेंसर हो, अब एक मीडियम से भले इसकी रे चेंज हो जाएगी बट इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता लाइट का। देखिए इसमें भी पूछा है बीपीएससी टीचर में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। वेवलेंथ ऑफ द रेड इज लेस देन द वॉयलेट, गलत बात है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द वॉयलेट, सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ रेड का, ठीक है। वेविग्योर वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इन ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग द वेवलेंथ बढ़ते क्रम में। वेरियस कलर लाइट वेयर द वॉयलेट कलर लाइट हैज़ द मिनिमम एंड द रेड कलर हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है बट फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा अपोजिट हो जाएगी, रेड की सबसे कम और वॉयलेट की सबसे ज़्यादा। देखिए ना, मतलब वेवलेंथ ये होता है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। स्काई इज द ब्लू क्यों होता है, शॉर्ट वेव जो होता है स्कैटर मोर देन द लॉन्ग वेव एटमॉस्फेयर, इस वजह से होता है। A beam of the blue light was used to obtain the diffraction pattern using the diffraction granting. If the yellow light is used by the replacing the blue light, क्या होता है, तो जो diffraction pattern become the broader and the farther apart, ठीक है। If the blue light replaced by the yellow light in the diffraction pattern, the amount of diffraction will increase हो जाएगा इसका, the result in the wider and more spread out of the central maximum. This is because the amount of diffraction depend upon the ratio of the wavelength and the distance between diffracting elements and the wavelength of the yellow light is greater blue light. द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू, क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो TIR होता है, टोटल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से वो साइन करता है। WO में 2022 में है। वी कैन नॉट सी इन द फॉग बिकॉज, क्यों नहीं देख पाते हम फॉग में, जब बहुत ज़्यादा धुंध है उसके अंदर क्यों नहीं देख पाते। लाइट बिकम स्कैटर, लाइट स्कैटर फैल जाता है बाय द फॉग ड्रॉप, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से स्कैटर हो जाता है और हम क्लियर देख नहीं पाते। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार फिर से रिपीट किया क्वेश्चन, देखिए 2022 में पूछा था, अब यहाँ पर पूछ लिया 2021 के प्री में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर ही, इस वजह से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन अंदर ही लाइट घूमती रहती है, इस वजह से स्टार होता है। डायमंड में भी TIR होता है, यहाँ से लाइट पास होती है, लाइट यहीं ट्रैप हो जाती है, इस वजह से साइन करता है, तो इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। फॉर सेविंग वन यूज़, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं सेविंग के लिए। मिरर का कहाँ यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके इसको याद कीजिएगा। द लाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द कलर, क्या है इसका मेथड। द कलर हैज़ बीन सेपरेटेड बाय द प्रिज्म रख दीजिए, यहाँ से एक लाइट आ रही है, अब ये 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म रख दीजिए, फिर एक कलर में हो जाएगी, ठीक। प्रिज्म ही कन्वर्ट करता है 7 कलर में, और प्रिज्म उसको सिंगल कलर उसमें कर देगा। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट इज पॉसिबल बाय द प्रिज्म, प्रिज्म ही करता है, डिस्पर्स कर देता है। विच कलर हैज़ मैक्सिमम डेविएशन इन द डिस्पर्सन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होता है, ठीक है, डेविएशन। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज वॉयलेट। अभी वॉयलेट का पूछा यहाँ पे, तो देखिए 2 बार पूछ चुका है, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा है। सी सिम्स ब्लू क्यों होता है, रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द स्काई स्कैटरिंग लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इस वजह से होता है। रिफ्लेक्शन आता है तो नीला दिखता है, पानी थोड़ी नीला होता है, पानी तो कलरलेस होता है। तो द वाटर इज द ट्रांसपेरेंट टू विजुअल लाइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन अ फॉग विच कंसिस्ट ऑफ द फाइन ड्रॉप ऑफ वाटर, व्हाट इज दिस इज बिकॉज द, क्यों होता है, द मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर एंड क्रिएट द अपरेंट ऑपोसिटी, ठीक है। अभी आपको बताया कि स्कैटर्ड हो जाता है, लाइट फैल जाता है, इस वजह से दिखता नहीं, कंसंट्रेट नहीं होता एक जगह, फोकस्ड नहीं हो पाता। इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट द 12 नून, इट कैन नॉट बी सीन। टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द लॉन्ग साइटनेस कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स का, दूर का नहीं दिख रहा, हाइपरमायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। रीडिंग ग्लासेस आर मेड फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ लेंस, किस लेंस से बनता है, कॉन्वेक्स से बनता है रीडिंग ग्लासेस। द लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू द कैच द इमेज ऑफ द व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी, क्या होगा इमेज, द हॉर्स ऑफ लेट, उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन द कैप्चरिंग इमेज विद द कैमरा द लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द लेंस to form the picture. If the lens is particularly covered with the image can still form, बनेगा image, but the overall brightness of the resulting fog will be the reduced, brightness कम हो जाएगा क्योंकि आप black color से उसको cover कर दिए हो, to the image taken without any obstruction of the lens. That's why the image of the white horse will be the less bright, brightness कम हो जाएगा। The power of lens diopter से नापते हैं इसको, 1 diopter is equal to 1 by f होता है, ठीक। If the power of the lens plus 2 diopter है, तो focal length क्या हो जाएगा, diopter अगर 2 है, ठीक है, focal length निकालना है, ठीक, तो 50 हो जाएगा, ये 100 by 2, ठीक, ये रहा ना फॉर्मूला। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस FL इज इक्वल टू सेंटीमीटर है। ऑन इमर्जिंग इन वाटर इट विल एक्ट एज अ, क्या एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 से ज़्यादा हो जाएगा उसका, ग्रेटर देन 10, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लैंप्स यूज इन द स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन, किस में कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है मोर देन वन, पैरेलल में भी होता है, सीरीज में भी हो सकता है, ठीक है, बहुत पैरेलल एंड सीरीज में भी हो सकता है, ठीक। इन द पैरेलल कनेक्शन ऑल द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर अरेंज इन द पैरेलल इनटू वन, तो ही सीरीज होता है, ये तो पैरेलल होता है, ठीक, ये पैरेलल हो गया कनेक्शन। अब मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये फिर इसी को सीरीज में लगा दिए, तो पैरेलल और सीरीज दो टाइप का कनेक्शन होता है। पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस होता है, सीरीज में अगर एक चीज़ फॉल्ट हुआ तो उससे जुड़ा हुआ सारी चीज़ फॉल्ट हो जाएगी, पैरेलल में अगर ये फॉल्ट हो रहा है तो ये बच जाएगा, ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ टॉपिक तो हमने कवर कर लिया, अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा स्टडी, सो इसके पहले हमने लेंसेज के बारे में पढ़ लिया था फिजिक्स में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था, जो टॉपिक कंप्लीट हमने किया था, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस प्लस मिरर, ये तो आपको रटा होना चाहिए कि किस कहाँ पर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और कहाँ पे मिरर यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये बीपीएससी स्पेशल सीरीज है, ठीक है, और इसमें हम फिजिक्स को सबसे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद से फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस काम की चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, और जो अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं जो उसे एक्सप्लेन करूँगा, बट हम सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी डबल AO में आया है 2022 में। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सबस्टेंस इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का, जो किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं, बॉइलिंग इज द प्रोसेस वेयर द लिक्विड टर्न इनटू वेपर, इट इज हीटेड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द चेंज ऑफ लिक्विड फेज टू द गैसेस फेज अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जो उस पर लग रहा है उसके बराबर होगा। So boiling is a physical change and molecules are not chemically alerted during the process. When we increase the atmospheric pressure above the solution, the boiling point solution increases, ठीक है। The temperature point at which the solid, liquid and gaseous states may stay together is known as ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर सबका टेम्परेचर जो है वो एक जगह रुका रहे, ठीक है। तो ये आया है बीपीएससी 2021 प्री में आया है, इसको ट्रिपल पॉइंट में अगर तीनों की बात कर रहा है, टेम्परेचर पॉइंट एट विच द सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट में स्टे टुगेदर इज नोन एज, जब तीनों एक ही जगह स्टे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट में स्टे टुगेदर इज ट्रिपल पॉइंट। इन थर्मोडायनेमिक्स द सबस्टेंस ट्रिपल पॉइंट इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसेस कैन ऑल को एग्जिस्ट इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। जब तीनों फेज एक जगह स्टे करेगा तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फिर इसका एग्जांपल दिया है, जैसे 611.657 पास्कल पार्शियल एयर प्रेशर है और 237.16 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रिपल पॉइंट का। वाटर एज द लिक्विड, वाटर सॉलिड, आइस एंड वेपर कैन बी फाउंड टुगेदर। तो ये वाला प्रेशर है, यानी ये प्रेशर का जो पॉइंट है वो 611.657, और जैसे कि हमको बताया टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो होना चाहिए 273.16 केल्विन, मतलब 0.01। ये आइडियल कंडीशन है, ये कंडीशन जब फॉलो होगा तो तीनों एक जगह स्टे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सबसे ज़्यादा, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। वाटर इज द एक्सलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। वाटर इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम हॉट, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें भी ज़्यादा हीट चाहिए उसको गर्म होने के लिए, ठीक है। एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोइंसाइड कर जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ये देखिए, यूपी पीसीएस में फॉर्मूला ये पूछा हुआ है, और ये बिहार पीसीएस में भी पूछ सकता है। सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने इसको -40 प्लेस कर दिया, -32/9 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड बाई 5, ठीक। अब ये माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा -72/9, ठीक, सेंटीग्रेड बाई 5, 8 बार में चला जाएगा, C इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो -40 फ़ारेनहाइट अगर हम टेम्परेचर F की वैल्यू ले रहे हैं, F इज इक्वल टू -40 ले रहे हैं, तो सेंटीग्रेड भी -40 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहाइट में लगभग 98.4, ये आइडियल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब जैसे उसने बताया कि 36.89, ठीक है, ये आया कहाँ से, अगर हम फ़ारेनहाइट को ले लें 98.4 -32 × 5/9 सेंटीग्रेड की वैल्यू हो जाएगी, C इज इक्वल टू 36, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो 104 होगा, ये फार्मूला है, ये इससे निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे 40 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, या फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 कर दिया, ये 72 माइनस प्लस 32, 72 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट 104 आ गया। ठीक, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट, फिर वही सेम है फॉर्मूले में रखिए, यानी ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और ये C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रहेगा, तो हम सेंटीग्रेड को ऐसे भी लिख सकते हैं 5/9 इंटू F माइनस 32। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारे ये न्यूमेरिकल्स जो है छोटे छोटे ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। आप देखिए BPRC PRT 2023 में आया है, तो -459.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब वही है, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बट इतना लंबा नहीं है, आपको बता दिया फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करोगे आपको आ जाएगा। इन द विंटर व्हेन यू टच अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, एंड रॉड ऑफ आयरन, यू विल फील दैट द रॉड ऑफ आयरन इज कोल्डर देन बिकॉज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इनका प्रेजेंट टू वुड आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, अगर बहुत जल्दी गर्म हो रहा है तो वो चीज़ बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर समर में ये आयरन रॉड बहुत गर्म हो जाता है तो विंटर में ये बहुत ठंडा भी हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन दी। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यही एक सिंगल एलोट्रॉप है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसमें ज़्यादा फूड गेट कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज क्यों होता है, मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। जब कुकर, ये मान लो ये प्रेशर कुकर है, ठीक, यहाँ सीटी लगी रहती है, ठीक, यहाँ पे एक नूजा लग रहा था, अब इसके अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों हाई हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, घुमाता है, नचाता है, गोल 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 घुमाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है और उस हिसाब से वो वॉश करता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट डिजॉल्व कंटेनेंट constituent of the mixture by their absorption on a appropriate material is called क्रोमोटोग्राफी। ठीक है, क्रोमोटोग्राफी बोलते हैं, इसको तो रटना ही पड़ेगा आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। जब हम सर्कुलर पाथ पर फोन जैसे ये हम चल रहे हैं, ये हमारी बॉडी मूव हो रही है तो हमें अंदर की तरफ फोर्स एक लगता है, सेंट्रीपिटल होता है, और घुमाने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ठीक, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये रहा ना सेंट्रीपिटल फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब ये रेडियस आर हो गया और ये मास जो मूव कर रहा है, सपोज ये मास मूव कर रहा है एम हो गया, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी हो गया, और ये इसका रेडियस आर हो गया। अब इस हिसाब से इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन द वेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड इन द नाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज नॉट फॉर्म बिकॉज, क्यों नहीं फॉर्म होता है, बिकॉज रेट ऑफ इवोपरेशन का रेट काफी ज़्यादा होता है, फास्टर होता है, इस वजह से नहीं होता। अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज आवर प्रेस। सो इसमें देखते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है। आवर फैन सप्लाई कूल एयर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो जो बाहर की हवा होती है वही खींच के देता है। आवर बॉडी रेडिएट मोर हीट इन एयर, नहीं ये भी नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। आवर परस्पिरेशंस इवेपोरेट रैपिडली, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन द समर वी फील कंफर्टेबल टू इवेपोरेशन परस्पिरेशन कमिंग आउट द बॉडी बाय द फैन। ठीक, इफ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन ऑफ अ फ्यू आवर देन द रूम टेम्परेचर विल बी, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर फ्रिज का डोर खोल देते हैं लेफ्ट ओपन ऑफ द फ्यू आवर देन द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज, रूम विल बी बिकम हॉट बिकॉज द रेफ्रिजरेटर एग्जॉस्ट मोर हीट इनटू द रूम देन द अर्लियर। तो ऐसा नहीं है कि जब आप फ्रिज का दरवाजा खोल के सो रहे हैं तो आपको एसी का काम करेगा, नहीं, वो ज़्यादा और ज़्यादा वर्क करेगा, और इधर जो उसका कंप्रेशर होता है वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, इस वजह से रूम का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वेपर इंटू लिक्विड, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन is the process where the water vapor become liquid. It is the reverse section of evaporation. Evaporation का reverse section है where the liquid water become vapor. Cooling is done by release compressed gas. Compressed gas को छोड़ दोगे तो कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 47 BPSC में आया वो क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेव मोशन। ठीक है, एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है। साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल, अभी यहाँ पर ऊपर बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। कॉस्मिक रे क्या होता है, आर चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल कैन बी चार्ज एज वेल अनचार्ज, तो ये है चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, इसको कॉस्मिक रे कहते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 56-59 में पूछा है, तो अगर आपसे पूछे कि कॉस्मिक रे क्या है तो आप बोल देंगे कि ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक, बट अगर आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, 2 बार पूछा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। कॉस्मिक रे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर इमेंसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है जो ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस एट द स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी लगभग इसकी जो स्पीड होती है लगभग c के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनेटेड आइदर फ्रॉम द सन और आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और द सक्सेसिव
ट्रॉट कॉल्ड, वेवलेंथ को बोलते हैं इसको वेवलेंथ. Wavelength means the distance measured in the direction of the wave from any given point to the next point in the same phase. As for the crest to crest, and distance between two successive crest or two successive through the wavelength and transverse wave. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इसकी यही होती है मीटर पर सेकेंड. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्फा है, बाकी गामा और ये सब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं. अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए इसमें तो आया ही है बट ये पूछता रहता है, तो थोड़ा हम इसका एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूडिंग द विजिबल लाइट वेव. ठीक है, ऐसे वेव है जो विजिबल लाइट वेव है. ठीक है, इसमें एक्सरे आता है, गामा रे आता है, रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव आता है, अल्ट्रावायलेट आता है, इंफ्रारेड वेव आता है, बट अल्फा नहीं आता. ठीक है, तो इसमें अल्फा नहीं आता. बाकी इसमें एक्सरे आता है, गामा आता है, रेडियो आता है, माइक्रो आता है, अल्ट्रावेव आता है. The electromagnetic spectrum, including both the non-ionizing and ionizing radiation, all types of electromagnetic radiation, ionizing, non-ionizing, travel at the speed of light. लगभग ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल में ट्रेवल करते हैं. ये होता है वैल्यू. ठीक. देयर एनर्जीज आर नॉट डिटरमाइंड बाय देयर स्पीड. इनकी स्पीड से कोई लेने देना नहीं है कि कितना एनर्जी इनके पास है, बट देयर द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव और साइकिल पर सेकेंड. अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अल्फा प्लस बीटा ये दोनों नहीं पार्ट हैं. That travels slower than the speed of light. और इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है. Which of the following ray are used in the diagnosis of the intestinal disease. ठीक है, तो इसमें एक्सरे का यूज होता है. एक्सरे आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज. द सोनार टेक्निक इज यूज फॉर लोकेटेड द आइसबर्ग, ये भी करता है. टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, ये भी करता है. और टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ. अच्छा, सोनार क्या होता है पहले आप समझ लीजिए. ये सी है, ठीक है, समुंदर है, यहाँ पर बहुत बड़ा सिप है. ठीक. अब यहाँ पर एक सोनार वो लगा रहता है, वेव होता है. ये यहाँ से सिप इसको जैसे रिलीज करता है तो इसके वेवलेंथ जाते हैं. ठीक, ऊपर नीचे. और यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट है या इसकी डेप्थ कहाँ तक है. ठीक है, तो ये वेव यहाँ से रिटर्न होके आते हैं तो ये इसकी डेप्थ बता देगा. अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आइडेंटिफाई कर देगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता चल जाती हैं, अप्रॉक्स एग्जैक्टली चीज़ें पता चल जाती हैं कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई है. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बड़ा सा पहाड़ या कुछ आइसबर्ग तो नहीं है उसके अंदर, समुद्र के अंदर छिपा हुआ. ठीक है, और इससे गहराई भी पता चल जाती है. तो सोनार से आप संबंध समझ लीजिए कि अब हम स्टार्ट करेंगे साउंड. ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी CDOP 2018 में आया वो क्वेश्चन है. ठीक. और नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिमल वुड बी करस्पॉन्ड टू. ठीक है, तो ये नॉइस फ्रॉम अ मशीन शॉप जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं इसका लगभग 100 डेसिबल तक का रहता है नॉइस. तो ये जब कोई फैक्ट्री वगैरह में कहीं आसपास आप रहोगे तो आपको इतनी नॉइस सुनाई देगी. ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक, क्यों याद करना है मैं बताता हूँ. इसमें लेवल बताया कितने डेसिबल में कहाँ पर आप रहोगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी. ठीक है, अब जैसे 85 से 100 डेसिबल, ये हेयर ड्रायर जब ऑन होता है तब, ब्लेंडर पाउडर जब ऑन होगा तब, लॉन मोवर जो घास काटने वाला, और सबवे ट्रेन इतना नॉइस जनरेट करते हैं. ठीक, 100 से 120 डेसिबल इसमें बुलडोजर, नॉइस ऑफ मशीन शॉप जो अभी आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था 100 डेसिबल में. ठीक, इम्पैक्ट वेंच एंड मोटरसाइकिल की आवाज़ होती है 120 से 140 डेसिबल में. सच एज रॉक कंसर्ट. ठीक है, कोई रॉक कंसर्ट हो रहा है बहुत बड़ा वहाँ पर जहाँ पे सब गाना वाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह लगी रहती है तो 120 से 140 डेसिबल और लोग भी चिल्लाते हैं. ऑटो रेसिंग में और हैमर पाउंडिंग और नील जब हथौड़े कील पे हथौड़ा मारते हैं तब इतना आवाज़ आता है 125 टू 155 डेसिबल. फायर क्रैकर, फायरवर्क और जेट इंजन की आवाज़ इतनी आती है 170 से 195 डेसिबल में आता है. शॉर्ट गन ब्लास्ट और रॉकेट लिफ्ट ऑफ. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना, अब यहाँ पर 120 टू 140 दे दिया तो आप क्या बताओगे. ठीक है, तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए कि 120 टू 140 में रॉक कंसर्ट जो गाना वाना गाते हैं लोग, और ऑटो रेसिंग की आवाज़ और हैमर जब मारते हैं, जब कील ठोकते हैं तो हथौड़ा का जो आवाज़ आता है वो 120 से 140 डेसिबल होता है. श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय डेसिबल. ठीक है, तो इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड से उसको कहते हैं. ठीक, श्रिलनेस ऑफ द साउंड डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी विच डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ. वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक, अब ये बता रहा है कि हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, साउंड वेव, श्रिलर इट विल बी द परसीव्ड बाय आवर ईयर. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड. ये याद करने वाली है चीज़, इसको डायरेक्ट याद कर लो. ये 42 बीपीएससी 1987 में पूछा गया है. अब देखिए ये 2 बार पूछा गया है, री एग्जाम में भी पूछा गया है. ठीक है, व्हेन साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज. क्या फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है. अभी मैंने आपको बताया लाइट में भी फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कोई चेंज नहीं आएगा.
ठीक। बट जब लाइट आती थी तो चेंज हो जाती थी, रेयर से डेंसर में कुछ और एंगल हो जाता था, ठीक है। मान लो ये आया ऐसे, तो ये और ये एंगल बहुत डिफरेंस में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम चेंज नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ये 2 बार पूछ चुका है, ठीक। अब देखिए, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, और सितारिस्ट tries to adjust the tension and plug the strings suitably. By doing so, he is क्या नोट को एडजस्ट करता है, साउंड को एडजस्ट करता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल पूछेगा। अब जैसे ये वाला पहला वाला है, बहुत ईजी है, कुछ टफ भी आते हैं, उसको हमें नहीं करना है, बट हमें जो ईजी है एटलीस्ट उसको तो करना है। टफ आएंगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो उसमें टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाइएगा, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक, तो आपको ये करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होगी, बट मैं कुछ ईजी, जो भी ईजी इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अब कह रहा है इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न फ्रॉम 10 आवर, 100 वाट का बल्ब है, इसको 10 घंटे से चला रहे हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने यूनिट बिल आएगा, कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा, ठीक। अब हमें पता है 100 वाट का है, 10 घंटे से चला रहे हैं, यानी कि 1000 वाट आवर, इतना तो यूनिट ले रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट, इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं, तो ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेगा, यानी आंसर बी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, किस पे होता है, वॉट पे, तो ओनली 1 हो जाएगा, बाकी ये सब तो यूनिट्स है। द करेंट कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो देखिए इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर इनमें से ज़्यादा पे भी डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए लेंथ ऑफ द वायर, ठीक, मटेरियल ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है, और सर्कमफ्रेंस, मोटा पतला तार है, अगर बहुत ज़्यादा पतला तार लगाया हो तो फ्यूज जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किस किस पे डिपेंड करता है। द करेंट रेटिंग इज द मैक्सिमम करेंट दैट अ फ्यूज विल कैरी फॉर द indefinite period without too much deterioration of the fuse element. The current carrying capacity of a fuse wire depend upon the following factor: cross sectional area, ये रहा circumference of the wire, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी से निकलेगा। डायमेंशन, लेंथ की बात कर दी, ठीक। टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक। शेप ऑफ द टर्मिनल्स एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ये मोर देन 1 करेक्ट है, ये 3 पे तो डिपेंड करता ही है। द पावर इन द सप्लाई लाइन इज ट्रांसफर एट द हाई वोल्टेज, ठीक, टू फ्लो मोर करंट, ज़्यादा करंट फ्लो करने के लिए जो पावर है उसको हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अब देखिए इसमें दो, अब ये थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपसे हो जाएगा। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रजिस्टर, देखिए 2 पैरेलल रजिस्टर है, ये पैरेलल हो गया, ठीक, 1.403 किलो ओम, ठीक। इफ वन रजिस्टर इज 2 किलो ओम, ठीक, 2 पैरेलल रजिस्टर, इफ वन रजिस्टर हैज 2.0 किलो ओम देन द अदर रजिस्टर विल बी, ठीक है। एक एवरेज दे दिया है, अब इसमें से बोल रहा है कि अगर ए है और बी है, अगर ए ने 2.0 किलो ओम्स लिया तो दूसरे का बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमें पता है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। अब R1 और R2 क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक। ये R1, ये R2, ये R3, ठीक। यहाँ से वोल्ट की सप्लाई प्लस माइनस, ठीक। अब मान लो कि 10 वोल्ट है, ठीक। अब हमको R की वैल्यू दे रखा है, R की वैल्यू है 1.403, ठीक। और हमको इसमें से एक की वैल्यू दे रखी है, सपोज मान लो R1 की वैल्यू भी दे रखी है, R1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर R1 और R2 R3 तो है नहीं, तो R3 को हटा देते हैं, यहाँ से भी R3 को हटा देते हैं, ठीक। ये एक सर्किट डायग्राम मैं बता रहा था आपको। अब देखिए 1/2 प्लस 1/R2, ठीक, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व ऐसे कर लेते हैं, 1/R2 इज इक्वल टू 1/1.403 माइनस 1/2, ठीक। ये हमारे पास एक सॉल्व वो बन के आ गया, ठीक है। 1/R2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.403 अपॉन 2.806, ठीक है। अब जब फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R2 इज इक्वल टू 0.597 अपॉन 2.806, ठीक है। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 4.70 किलो ओम्स, ठीक है। अब देखिए बहुत लंबा है, इसलिए मैं बोला था कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जो इजी क्वेश्चन से पहले उसको सॉल्व कीजिए, वो सिलेक्शन का रेशियो इजी क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना कि ये टफ। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको छोड़ने के लिए बने होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अब ये इतना है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ रखा है, या आप MSc नहीं कर रहे हो फिजिक्स से, या फिर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, तो आपको ये सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। द पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, देखिए। एमीटर एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन द सीरीज, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन द सीरीज एंड वोल्टमीटर पैरेलल, बिल्कुल सही है, ठीक। ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है उसका, ठीक है। बाकी सारे इतने एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी है।
इफ एमीटर इन द सर्किट शोन इन द डायग्राम में शो कर रहा है एमीटर है, गिवन बिलो रेट 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर करंट मतलब ठीक है। तो अब इसमें रजिस्टर पूछ दिया और यहाँ पे वोल्ट दिया है 6 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक रजिस्टर 2 ओम दिया और आर को फाइंड करना है। सपोज R1 इज इक्वल टू 2 ओम्स दिया है, आर नहीं पता है, करंट 2 एम्पियर बता दिया है, वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक। अब आई होता है V/R1 + R2, ये फॉर्मूला होता है करंट का। हमको ये 2 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक। R1 हमारे पास 2 दे रखा है, 2 + R2, ठीक है। R2 इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 1 ओम्स हो गया आंसर इसका, ठीक। ये न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा है। डायनमो इज द डिवाइस, क्या करता है ये, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। डायनमो आपने जनरेटर देखा होगा और ये जनरेटर का मुंह है, यहाँ डायनमो लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये घूमता है, ठीक है, ये रोटेट करता है, यहाँ डीजल टैंक रहता है, ठीक, जनरेटर का, ठीक है। यहाँ चक्का लगा है, ये रोटेट करता है, ठीक। यहाँ पर एक पत्ती होती है, ये कूल करने का काम करता है, इसमें रेडी वाटर बोलते हैं, इसमें पानी डालते हैं। और यहाँ पर डायनमो लगा रहता है, यहाँ पर एक पूरा बड़ा सा कॉइल रहता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। डायनमो इज द इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है विद द यूज़ ऑफ द कम्यूटेटर। एक कम्यूटेटर होता है, वो रोटेट होता है, कम्यूटेटर में बाइंडिंग होती है, कॉपर की बाइंडिंग होती है, वो रोटेट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल यानी उसको रोटेट करने में मैकेनिकल एनर्जी लगती है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टर्बाइन एंड डायनमोज आर यूज टू कन्वर्ट विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, ठीक है, जब मोशन में कन्वर्ट होता है तो देयर इज नो हीट लॉस, इसमें कोई हीट लॉस का वो नहीं होता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मोशन देयर इज नो हीट लॉस, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स क्या करता है इलेक्ट्रिकल मोटर, सबसे पहले हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, गलत। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर मैकेनिकल को उसमें करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, इसका जनरेटर का काम है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करना, ठीक। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। क्या इसमें वेन वो जब वो गर्म हो जाता है तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। द डिवाइस विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन करता है ये, फ्यूल सेल करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं, ठीक। डिपेंड अपॉन द करंट पासेज इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, गलत। डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिसॉल्व, गलत। इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये फैराडे कांस्टेंट। बाकी ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करेंगे गलत है। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है F इज इक्वल टू 96485.332123 कूलम मोल पर मोल, ठीक। ये इसकी वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन लाइटनिंग बल्ब, टंगस्टन का यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज द सेफ्टी डिवाइस यूज टू द प्रिवेंट डैमेज ऑन द इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन द एक्सेसिव करंट फ्लोज, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा वो वायर कट जाएगा और कनेक्शन टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा, सपोज ये है, ठीक है, ये कट आउट है, ठीक, यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ से एक वायर, ये है फ्यूज वायर, ठीक। अब मान लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो होगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा, लाइट कट जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वायर मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन टूट जाएगा, कट कर देगा। द वायर जनरली यूज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेफ्टी फ्यूज इन द मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ, किसके रहता है, एनी वाला टीन और लीड, किसी का भी हो सकता है। हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स, 2005 में पूछा गया है, ठीक है। जब हम देखते हैं डायोड इज यूज, क्यों डायोड यूज होता है, ठीक है, तो रेक्टिफायर में यूज होता है डायोड। सेमीकंडक्टर होता है, 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पी और एन जंक्शन लगा रहता है। द एनोड विच इज पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ डायोड रिप्रेजेंटेड विद द ए एंड कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड रहता है, ठीक। विच इज नेगेटिवली टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड विद के, जो नेगेटिव टर्मिनल तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। एज द डायोड इज यूज्ड एज द रेक्टिफायर, इट इज नोन एज द रेक्टिफायर कंपोनेंट। वी यूज रेक्टिफायर टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिव करंट एसी इनटू द डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक, पी एन जंक्शन डायोड। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor potential variations occurs along it, this phenomena is known as, इसको क्या बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। थॉमसन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। वैसे ये 2 बार पूछा गया है एग्जाम, जब भी एग्जाम होता है तभी पूछा जाता है, बीपीएससी एग्जाम कुछ ज़्यादा ही लेता है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस के
ऑफ द सेम कंडक्टर, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट द लो टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि जब हीट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। कभी भी आप हाथ रगड़ के देखना, जब गर्म होगा ना तो वहाँ पर करंट जैसा फील होता है, ठीक है। तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू हो जाता है, ठीक है। देन द एट हाई टेम्परेचर, ठीक, लेकिन डेंसिटी हायर होता है और जब टेम्परेचर जहाँ जा जाता है वहाँ पे लो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में द सेम कंडक्टर। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है यहाँ पर। अब सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर लो, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पर बहुत कम है फ्री इलेक्ट्रॉन और ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डेंसिटी बना के रुके क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, बट सेम कंडक्टर है, 2 पॉइंट है, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर व्हेन द करंट चार्ज फ्लो in the conductor, work is done against or along the direction of the potential difference due to the flow of the current. As a result, this heat is absorbed or evolved. This effect is called the Thomson effect. Thomson ने इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने अपने नाम दे दिया। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं और इसमें मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा रीजन है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मूव करना ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन चालू हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक। मेटल इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, ठीक है। मेटल्स ऑफ एटम वाइब्रेट मोर एट द हाई टेम्परेचर। मेटल ऑफ लो स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इसमें जान जाएंगे हमारे पास मोर देन वन करेक्ट है, ठीक। मोलिकुलर वेरिएशन होता है, वाइब्रेशन होता है। फॉर मेटल द थर्मल कंडक्टिविटी इज मेनली अ फंक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही कह रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मोलिकुलर वाइब्रेशन इंक्रीजेज, टर्न इंक्रीज मीन्स द फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने बताया कि जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा, सो दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दस द रिड्यूसिंग द कंडक्टिविटी, ठीक। In case of non-metal, there is no free electron, so only the molecular vibration are responsible to conduction of the heat. Hence, the non-metal, the conductivity increases with the increase of temperature. ठीक। The characteristics of the superconductor क्या है इनका? जीरो परमिएबिलिटी है। ऑन द हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। गर्म करोगे रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, मोमेंट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज एज द सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर? इसका यूज करते हैं जर्मेनियम का। न्यूक्लियर फिजिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय, किस पे है? बर्जेलियस के मॉडल पे है। बर्जेलियस सजेस्टेड दैट द इनिशियल लेटर ऑफ एन एलिमेंट रिटन इन द कैपिटल शुड बी प्रेजेंट द पर्टिकुलर एलिमेंट। द मेथड सजेस्टेड बाय हिम लेड ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ द केमिकल सिंबल एंड फार्मूला। तो हमको इतना पता है कि द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द किसके मेथड पे? बर्जेलियस के, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है उसमें? तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक। देखिए 67 BPSC में पूछा और प्री में और एग्जाम दोनों में पूछता है भाई, ये एग्जाम बहुत सारे करा रखे हैं BPSC ने। एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन ओनली। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन बिकॉज द पार्टिकल आर कंपोनेंट एंड एटॉमिक। द कंपोनेंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी ऊपर आपने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ये तीनों भी नहीं होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? क्या निकलता है? तो इसमें अल्फा रे निकलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है? कैडमियम नहीं है, ठीक है। कैडमियम इज नॉट ए रेडियो एक्टिव। कैडमियम इज फाउंड इन द नेचर इन द मिनरल फॉर्म। कैडमियम रॉड आर यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड। कैडमियम रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को कूल डाउन करने के लिए D2O का यूज होता है, ग्रेफाइट रॉड का भी यूज होता है और कैडमियम रॉड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर तेजी से रिएक्शन हो रहा है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए कूलेंट का काम करता है ये। तो कूलेंट में 3 चीज़ें यूज होती हैं, D2O, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट एलिमेंट इंडिकेटिंग द रेडियो एक्टिव? ठीक, ट्रिटियम। ट्रिटियम इज ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हीलियम तो हेलोजन गैस है, ठीक। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रिटियम इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पीरियोडिक टेबल। द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा रिएक्शन होता है, आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता जाता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, मतलब समझ लो परमाणु बम ही फूटता रहता है पूरे टाइम। एटॉमिक रिएक्शन होता है, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है भाई, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है। अनकंट्रोल फ्यूजन, इसमें कई सारे, मतलब अगर बम है तो इसमें फ्यूजन होता जाएगा, एक दूसरे को फोड़ते जाएंगे, रिएक्ट करते जाएंगे, फूटते जाएंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि पूछिए मत। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन फ्यूजन, बट ये फ्यूजन पे होता है हाइड्रोजन बम। विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी? किसका यूज कर सकते हैं? यूरेनियम, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूरेनियम का यूज होता है।
1 kg यूरेनियम कैन थ्योरेटिकली प्रोड्यूस 20 टेरा जूल ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू द 1500 टन ऑफ कोल। या तो 1500 टन कोल डालो या फिर 1 kg यूरेनियम यूज 235 इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। और आप ये देख लीजिए कि ये 47 BPSC 2005 में पूछा गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंट एमिट्स क्या एमिट करते हैं ये सारे अल्फा बीटा गामा तीनों, और काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है और हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, बाई फिजन प्रोसेस। इसमें इतना ज़्यादा फिजन प्रोसेस करा जाता है। फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बम में, फिजन होता है एटॉमिक बम में, ठीक है। तो फिजन ज़्यादा होता है, इससे हीट जनरेट होती है और फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिक मोटर ओके करता ही है। सेफ्टी फ्यूज हीटिंग एकदम सही है, अभी ऊपर पड़ा। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसमें मोर देन वन करेक्ट है, ठीक। पोखरण 2 टेस्ट वॉज कंडक्ट ऑन, देखिए अब ये लेटेस्ट में 1998 में हुआ था, तो 1999 में पूछ लिया था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो देखते हैं कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या पूछा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, इसको भी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है, फास्ट रही है। बेसिक, सी और फॉरट्रेन ये सारे कंप्यूटर के लैंग्वेज है, बट इसमें जो फास्ट है वो लैंग्वेज नहीं है। बेसिक क्या है, बेसिक इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज़ द एक्रोनिम फॉर द बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। Fortran is the acronym of the formula translator. It is the high level computer language. It is also the computer language of fast is not a computer language, ठीक। अब देखिए इसका जो अब यहाँ पे जो इसके और क्वेश्चंस देखते हैं क्या और पूछा है इसमें। अब देखिए तो करंट से रिलेटेड है कि बिफोर द एलन मस्क अनाउंस द चेंज ऑफ द सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगो और साइन ऑफ एक्स, ये तो करंट का उस टाइम का था, ठीक है। हु रिगार्ड एज द क्रिएटर ऑफ ट्विटर आइकॉनिक वर्ड इन इट्स द फाइनल विजन ऑफ 2000। किसने किया था, जिसने बनाया वो उसने किया था जब ट्विटर बनाया था। मार्टिन ग्रासर ने इसका पहले वो बर्ड वाला लोगो बनाया था। तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटर डिटरमाइन एज, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डॉट पर इंच। जो भी कुछ भी प्रिंट होता है ना ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है, ठीक। तो डॉट पर इंच, कितना डॉट 1 इंच में क्रिएट कर सकता है उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होगा, ठीक है। फॉर विच वर्ड द लेटर जी हैज़ बिन यूज्ड इन द 2G स्पेक्ट्रम। ये जो जी वर्ड होता है ना इस जनरेशन के लिए यूज होता है। 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक। तो ये जी होता है जी फॉर जनरेशन। 1 GB GB इज इक्वल टू कितना होता है, 124 MB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 10 किलोबाइट्स, एग्जाम्पल 2 to the power 10 मेगाबाइट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक। 1 KB इज इक्वल टू 124 बिट बाइट होता है, ठीक। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट या 2 to 10 to the power 10 KB होता है, ठीक। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट यानी 2 to the power 10 MB होता है, और 1 GB इज इक्वल टू 2 to the power 20 KB होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ द ट्विटर। अभी कौन है, लिंडा, वो उस टाइम का है, नॉट इंपॉर्टेंट, काट दो इसको। अब हम स्पेस का देखते हैं। द फर्स्ट मैन हु प्लेस हिज फुट ऑन द मून इज, कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। व्हेन वाज द इनसैट 2A लॉन्च, ये उस टाइम का करंट का सीन था, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्बिट लॉन्च, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 19 अप्रैल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्बिट लॉन्च किया गया था। इन जुलाई 2019 द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। आंध्र प्रदेश से करते हैं, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। आंध्र प्रदेश, AP, श्रीहरिकोटा। What message was sent by the Chandrayaan 2 lunar orbit to Chandrayaan 3 lander module when it established contact with the August 2023, ठीक है। तो इसने बोला था वेलकम बडी। चंद्रयान 3 हैज लैंडेड ऑन द विच पार्ट ऑफ द मून, साउथ पोल पे किया था। साउथ पोल काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ये 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ आदित्य L1 सैटेलाइट इज L1, यहाँ पे खुद ही आंसर दे दिया है। हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च इन 2023, कौन थे इसके चेयरमैन, नहीं पूछेगा, वो करेंट का हो गया। द इसरो एंड CNEC साइन द एग्रीमेंट टू सेट अ जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम। CNES इज अ स्पेस एजेंसी इन विच कंट्री, फ्रांस से, नहीं पूछेगा, नहीं इंपॉर्टेंट है। इसरो हैज लॉन्च सक्सेसफुली लॉन्च GSAT 6A सैटेलाइट फ्रॉम विच रॉकेट व्हीकल। GSLV से ही किया होगा, GSLV F08 से किया था, ये भी नहीं पूछेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है। तो ये एट द फिक्स हाइट पे रोटेट करता है, ठीक। द इसरो हैज लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स नेम PSLV C49 इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन इन विच फील्ड। तो ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट आर टू बी सेंट फॉर हाउ मेनी डेज इन द मैन्ड मिशन ऑफ H1 गगनयान, इंपॉर्टेंट नहीं है।
अच्छा देखिए, स्पेस और डिफेंस ना एकदम जो लेटेस्ट आता है उसको ही पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ना डिफेंस में है ना इसके। अग्नि का मतलब पूछ रहा है, अग्नि रिलेटेड टू द क्या है अग्नि, आपको भी पता है मिसाइल डेवलप बाय इंडिया है। देख लेते हैं एक बार डिफेंस भी। द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल को क्या बोलते हैं, उसका रुद्रम नाम है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक। तो पहला है, फर्स्ट इंडिजिनस है तो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है रिसेंटली ज्वाइन ह्यूज कोड ऑफ कंडक्ट अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन में हो गया इंडिया ने ज्वाइन किया है। इसमें देखते हैं और एक क्वेश्चन, मैत्री हैज़ बीन कंडक्टेड, तो पुराना है, कोई मतलब नहीं है। द बायलैटरल मैट्रिक्स साइज, इसका भी कोई मतलब नहीं है। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसकी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन की थी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, किसने स्पीड डिफाइन की थी, गैलीलियो ने स्पीड डिफाइन की थी ठीक। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द टेलीस्कोप, किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी डिस्कवर किया था। इंडिया लार्जेस्ट लिक्विफाइड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड इन कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। अब उत्तराखंड में कहाँ है, ये नैनीताल में, ठीक है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द रडार का इन्वेंशन किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। हु इन्वेंटेड द एरो स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक, राइट ब्रदर ने किया था सबसे पहले। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फेमस थे, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए 1921 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था इनको, ठीक। आइंस्टीन गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर किसके लिए मिला था इनको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, इसके लिए नहीं मिला था, ठीक है। ये बहुत लोग गलत करके आते हैं। सर सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन ईयर, किस ईयर में मिला था इनको, 1930 में मिला था। अब हमारा पर लास्ट टॉपिक बचा है जो मिसलेनियस, तो हमारा फिजिक्स आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू रिवाइज डिक्रीज इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत डीप फेक और एआई, ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है टू रिसीव द डिसीज इंडिविजुअल्स, उनके भावनाओं को भी याद की जा रही है, उससे एआई से कुछ भी बना दिया जा रहा है, डीप फेक से किसी का भी फेस लगा दिया जा रहा है, कोई सा भी एमएमएस बना दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस मिशन है और यहाँ पर एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, किस लिए भेजा गया है, तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है ये, कैसिनी ह्यूजेंस, ठीक है। तो स्टैटर्न एंड इट्स रिंग के लिए ये मिशन भेजा गया था, ठीक है। जूनो किसके लिए भेजा गया था, आर्टेमिस किसके लिए भेजा गया था, और वरिटास किसके लिए, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर ए है, ठीक है। कैसिनस ह्यूजेंस स्टार्जन इसके रिंग के लिए भेजा गया था, जूनो जुपिटर के लिए भेजा गया था, आर्टेमिस भेजा गया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, मून टू मार्स के लिए, और वेरिटास भेजा गया था विनस के लिए, ठीक है। तो ये मिशंस हैं, ऐसे कुछ मिशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2023 में पूछा गया है 69 बीपीएससी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी एनेबल बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसमें हम बोलेंगे 1 2 3 तीनों। इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT तो आप जान ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक। एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय द ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक अप्लाइड ऑफ प्लेटिनम पे अप्लाइड होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज ऑफ क्लोथिंग इन द समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज टू मेक द सीडीज, ठीक है। एक्राइल इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क एज इट प्रिपेयर्ड फॉर द कॉटन बट साइड लाइक अ सिल्क, एकदम सही, ठीक है। इनकरेक्ट है ये, ठीक, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये इनकरेक्ट है, ठीक। क्योंकि वो अगर आर्टिफिशियल है तो वो सिल्क जैसा कैसे मतलब साइन कर सकता है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है, ये आर्टिक वो है, एंटार्क्टिक पे अपना एक स्टेशन है। द मैग्नेटिक निडल्स पॉइंट टू, किधर करता है ये, नॉर्थ की तरफ, ठीक। द मैग्नेटिक निडल पॉइंट टू द नॉर्थ, ऑल मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। द नॉर्थ पोल इज वन मैग्नेट अट्रैक्ट टू द साउथ पोल, अनदर मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज इन द बॉम्ब ड्रॉप इन द नागासाकी, क्या प्लूटोनियम यूज किए गए थे 1945 में। फैट मैन was quoted the type of bomb which dropped by the Japanese city of Nagasaki 9 August 1949 United States of USA ने किया था। plutonium was used fissionable material in this bomb and other hand the little boy is Japanese city of Hiroshima में इसमें यूरेनियम था, ठीक है। the solar energy obtained from कहाँ से मिलता है, सन से। which of the following noble gas is not present in the air, अब देखिए 2004 में पूछा है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, रेडॉन, ठीक। during the thunderstorm it is the safer to take shelter under the short tree, छोटे पेड़ के अंदर में शेल्टर ले लिए। what is the full form of TRP and TV channels, तो टीआरपी और टेलीविजन चैनल्स क्या क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है टीआरपी, जितना ज़्यादा देखा जाता है उतना ज़्यादा टीआरपी। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन्ड मैनहोल्स, तो केरला बन गया है, केरला काफ़ी एजुकेशन में बैठ गया। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स खत्म होता है, हमने सारे टॉपिक्स फिजिक्स का कवर कर लिए घटना चक्कर के। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा और एग्जाम के लिए आप इसको देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।